नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं त्रिस्का डीका क्लासेस में। त्रिस्का डीका क्लासेस में आपने इससे पहले एसएसबी से रिलेटेड टॉपिक, आर्मी बोर्डिंग स्कूल्स, मैथ्स के कुछ टॉपिक और बहुत कुछ पढ़ लिया है। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है ये इन सब से अलग है। मुझे गर्व होता है कि मैं देवभूमि उत्तरांचल का निवासी हूँ। वही उत्तरांचल जो देश की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थान है। इसीलिए मैं आज आपको गंगा जी के बारे में बताने वाला हूँ कि गंगा जी किन किन नदियों से मिलके बनती है, कहाँ कहाँ पर इनका संगम होता है, 5 प्रयाग कौन से हैं और कब ये गंगा का स्वरूप लेती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो यही है कि आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गंगा तंत्र से पूछे जाते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम हो या फिर राजकीय स्तर के एग्ज़ाम हो। मैं न सिर्फ आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड में बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको गूगल अर्थ की मदद से 3D में भी बताऊँगा कि कहाँ से गंगा जी निकलती हैं और किस तरीके से संगम बना के हरिद्वार तक पहुँचती हैं। आज हम इस टॉपिक में सिर्फ गंगा के उद्गम स्थान से लेकर हरिद्वार तक का पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही क्लियर होंगी। किसी भी प्रकार का किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर मैं कोई गलती करता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये है, तो आप ज़रूर मुझे बताएं कि नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था और मुझे लगा कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है जो कि छात्रों को पता नहीं चलनी चाहिए। तो इसीलिए यह वीडियो न सिर्फ छात्रों के लिए है बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए है जो कोई मन बना रहे हैं इस क्षेत्र में घूमने का। तो मैं उनको बताऊँगा कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ तक पहुँचना है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने एक गंगा तंत्र बनाया है कि कौन सी नदी कहाँ से कहाँ पर मिलती है और कहाँ जाती है। तो गंगा जी जो अपने स्वरूप में आती हैं वो तो आती हैं देवप्रयाग से, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। और गंगा जी देवप्रयाग से हरिद्वार तक टोटल 96 यानी 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी को मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। अब मैं शुरुआत करता हूं अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी का निर्माण होता है विष्णु प्रयाग में। हालांकि जो विष्णु गंगा लिखी है ये भी अलकनंदा नदी है, पुराणों में इसका नाम ही विष्णु गंगा है। लेकिन अब अलकनंदा हम जानते हैं कि विष्णु गंगा से आगे, विष्णु प्रयाग से आगे जो है वो अलकनंदा है। और जो ये बाईं ओर से आप देख रहे हैं ये सतोद पंथ ग्लेशियर है। सतोद पंथ ग्लेशियर का जो बांक ग्लेशियर का जो पोर्शन है वहां से निकलती है विष्णु गंगा और बद्रीनाथ होते हुए पहुंचती है विष्णु प्रयाग। ऐसे ही धौला पर्वत से निकलती है धौली गंगा जो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास है और इन दोनों का मिलन होता है विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग से जब आगे जाते हैं तो ये हो जाती है अलकनंदा। अलकनंदा का जो नेक्स्ट पड़ाव पड़ता है वो पड़ता है नंद प्रयाग में। लेकिन इससे पहले एक और नदी पूरब की तरफ से आती है, उसको बोलते हैं बालखिल्य नदी। बालखिल्य नदी भी इसके साथ संगम करती है और यहाँ पर कम से कम 10 गाढ़ और नदियों का संगम होता है अलकनंदा के साथ, जो छोटी छोटी होती हैं। उसके बाद नंद प्रयाग जो कि बड़ा संगम है, जहाँ पर नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में संगम करती है, इसीलिए इसका नाम नंद प्रयाग है। और नंदाकिनी नदी निकलती कहाँ से है? नंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल पर्वत से। वहाँ पर एक त्रिशूल पर्वत है और त्रिशूल पर्वत में एक नंदा घूंट एक जगह है, नंदा घूंटी के नाम से एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है और ये नंद प्रयाग में मिलती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग। ठीक है। उसके बाद नंद प्रयाग से जब आगे निकलती हैं तो पहुंचती है कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में एक और नदी पिंडर नदी जो कि पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। इसको पहले कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। तो कर्ण प्रयाग में इसका संगम होता है और यहाँ पर बनता है तीसरा प्रयाग। और अलकनंदा यहाँ पर पिंडर नदी के साथ मिलकर आगे बढ़ जाती हैं और पहुँच जाती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि बहुत सारा जल अपने साथ लेके आती है, ये अलकनंदा में समाहित होती है और इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी नदी पर भी मुझे जाना होगा। अभी मैं रुद्रप्रयाग में यहाँ पर रोकता हूँ और मैं वापस चलता हूँ मंदाकिनी नदी पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मैंने केदारनाथ बनाई, ये भी सतोपंथ ताल से ही लगभग शुरू होती है और यहाँ पर मंदाकिनी की नदी मंदाचल पर्वत है या मंदावत पर्वत के नाम से जाना जाता है, वहाँ से शुरू होता है। धीरे धीरे छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे गाढ़ इसमें मिलते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर केदारनाथ के पास बहुत जो प्रलय आई थी 2013 में वो इसी नदी में आई थी। और यहाँ पर
कालीमठ के पास इसमें एक और नदी मिलती है। ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे नदियों के संगम से मिलकर बनती है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी उसके बाद पहुंचती है अगस्त्य मुनि में। अगस्त्य मुनि को पार करते हुए पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में संगम कर लेती है अलकनंदा के साथ। ठीक है, अलकनंदा के साथ अब यहाँ से ये फिर, क्योंकि बड़ी नदी अलकनंदा है, हमेशा जब दो नदियों का संगम होता है उसमें से जो बड़ी नदी होती है उसी के नाम पर आगे नदी का नाम होता है या बदल सकता है, लेकिन जो छोटी नदी है उस पर नाम नहीं होता है। जब रुद्रप्रयाग से हम आगे जाते हैं, रुद्रप्रयाग जो कि चौथा प्रयाग आपने यहाँ पर देखा, जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो हम पहुँचते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, उत्तरांचल का और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया है, ठीक है, जिसको अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में मैं रुकूंगा, नदी को भी यहीं पर रोकूंगा, हालांकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकूंगा और वापस चलूंगा। जो दूसरी नदी है भागीरथी। भागीरथी कहाँ से आती है? भागीरथी गंगोत्री, सबसे पहले आपने सुना होगा गंगोत्री। गंगोत्री एक छोटा सा कस्बा है, और गंगोत्री के पास से 19 किलोमीटर दूर है गौमुख। गौमुख, यहाँ पे आप देखिए गौमुख, वहाँ पर वो भी एक सतोपंत ग्लेशियर का पीछे का पार्ट है, वहीं पर गंगा जी का निर्माण होता है। और उससे पहले एक और नदी होती है जो इसके निर्माण से पहले उसी के साथ इसका मिलन होता है। मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आगे लिख देता हूँ। उस नदी का नाम है जाड़ नदी या जानवी नदी। जाड़ नदी या जानवी नदी। तो उसके साथ जो अगर देखा जाए तो जानवी नदी ही पहले गंगा जी थी, और उसी के साथ गौमुख में ये जलधारा और मिलती है, और ये आगे जाके क्या बन जाती है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी वही नदी है जिसको पुराणों में बताया गया है कि भागीरथ ने राजा भगीरथ थे और बहुत तपस्या करके उन्होंने इसको शिवजी की जटाओं से पृथ्वी पर लाया था, और इसीलिए इसका नाम भागीरथी है। भागीरथी जब यहाँ से आगे निकलती है तो उत्तरकाशी, यहाँ पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी शहर है, उत्तरकाशी से होते हुए पहुँचती है टिहरी डैम। टिहरी डैम में यहाँ पर इसका संगम होता है भिलंगना नदी से। भिलंगना नदी जो खतलिंग ग्लेशियर से आती है और इसके साथ यहाँ पर मिल जाती है। अब इससे यहाँ से और यहाँ तक आते हुए भागीरथी नदी में 20 छोटी छोटी नदियों का संगम होता है। लगभग 20 छोटी छोटी नदियों का संगम होता है, जिसमें से केदारनाथ, हालांकि केदारनाथ इधर है लेकिन एक केदारनाथ नदी यहाँ पर मिलती है। 20 छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और जहाँ पर इनका पहले संगम हुआ करता था, इसको गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था। जहाँ पर भिलंगना नदी और भागीरथी नदी का संगम होता था, इसको जाना जाता था गणेश प्रयाग के नाम से। लेकिन टिहरी डैम अभी सब कुछ डूब चुका है, तो अब इनका जो संगम था या जो इसका नाम था, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, सिर्फ हम किताबों में ही पढ़ सकते हैं। जो ये टिहरी डूबी थी, इसका इसी के पास एक नया शहर बसाया गया है जिसको नई टिहरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से भागीरथी आगे बढ़ती है और ये भी पहुंच जाती है देवप्रयाग। समझ में आ गया? मैं दोबारा वापस चलता हूँ, जल्दी आपको बताता हूँ। वैसे मैंने इसके बाद 3D में भी आपके लिए वीडियो बनाया, मैं इसके साथ ही ऐड करूँगा, आप देखना। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों का मिलन हुआ विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिली, कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिली, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिली। ठीक है, और भी बहुत छोटी छोटी नदियाँ इसके साथ, श्वेत धारा, अमृत धारा और बहुत सारी नदियाँ इसके साथ बीच में मिलती रहती हैं। उनके बारे में अगर हम बताएं तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुख्य चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। साथ में जो मंदाकिनी नदी है वो मंदाचल से निकल के केदारनाथ के पास से होते हुए, जो आपने पढ़ा हुआ है, जब 2013 की घटना हुई थी तो इसी नदी पे हुई थी। यहाँ पर पाटा, ये सारी चीज़ें हैं, ये अगस्त्य मुनि से होती हुई रुद्रप्रयाग पहुंचती है और यहाँ से अलकनंदा का पार्ट बन जाती है। ये हो गई अलकनंदा वाला जल तंत्र। अगर मैं भागीरथी की बात करूँ तो गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है, जो जानवी नदी के साथ संगम बनाते हुए निकलती है। टिहरी डैम में भिलंगना नदी से मिलती है, जिसके ऊपर भारत का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है टिहरी डैम, और वहाँ से निकल के पहुँचती है देवप्रयाग में। अब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, और देवप्रयाग से ही होता है गंगा जी का असली नाम। भागीरथी नदी को जाना जाता है सास के नाम से, यानी अगर आपको सास बहू कौन सी नदियां जानी जाती हैं तो वो कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। सास कौन सी है? भागीरथी। और अलकनंदा कौन सी है? बहू। ठीक है, ये बहू और क्यों, इनको क्यों रूप दिया गया है? सास
यानी भगीरथी बहुत आवाज़ करते हुए कल कल करते हुए आती है। जब आप कभी देव प्रयाग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बाईं ओर से जो नदी आ रही है, जो भगीरथी है, वो बहुत शोरगुल करते हुए आती है, जबकि अलकनंदा बिल्कुल शांत होते हुए आती है। और जैसे ही दोनों नदियों का मिलन होता है, जैसे दोनों नदियों का संगम होता है, दोनों नदियों के संगम के बाद भी नदी बिल्कुल शांत हो जाती है और शांति के साथ आगे प्रवाह करती है। यहाँ पर देव प्रयाग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग है। पांचों प्रयागों में सबसे ज़्यादा महत्वता रखता है देव प्रयाग। अब 5 प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। देव प्रयाग को प्राचीन समय भी इसका पुराणों में भी काफ़ी नाम होता है। देव प्रयाग में कहा जाता है कि इसको इंद्र प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करी थी, तपस्या करी थी कई सालों तक बैठ के, इसलिए इसे इंद्र प्रयाग भी बोला जाता है। इस देव प्रयाग की सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि मैंने पढ़ा है, कि यहाँ पर कभी भी किसी कौवे को नहीं देखा जा सकता। इसमें 2 कुंड हैं। एक कुंड इस तरफ है अलकनंदा नदी की तरफ, और एक कुंड है भगीरथी नदी की तरफ। जो भगीरथी नदी की तरफ है उसको बोला जाता है ब्रह्म कुंड, और जो अलकनंदा नदी की तरफ है उसको बोला जाता है वशिष्ठ कुंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड 2 कुंड हैं देव प्रयाग में। जो अलकनंदा की तरफ है उसको वशिष्ठ कुंड, और जो भगीरथी नदी की तरफ है उसको बोला जाता है ब्रह्म कुंड। उसके बाद देव प्रयाग से होते हुए ये नदी पहुंचती है ऋषिकेश। इसके बाद यहाँ पर एक ब्यास घाट, मैंने एक जगह बताई फूलचट्टी या ब्यास घाट, यहाँ पर नयार नदी इससे मिलती है। नयार नदी पौड़ी गढ़वाल में बहती है। दुधातोली जो पर्वत है उसके पूरब से और पश्चिम से 2 नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार निकलती हैं, जो कि एक दूसरे के लंबवत परस्पर बह के सतपुली पौड़ी में एक छोटा सा नगर है उसके नज़दीक में मिलती हैं, और वहाँ से वो नयार के नाम से जानी जाती हैं। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जहाँ पे संगम स्थल है वो बहुत ही पौराणिक और धार्मिक माना जाता है। वहीं से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग आज भी मौजूद है। सीधे वहाँ से कर्ण प्रयाग के लिए एक पैदल मार्ग है, वहाँ से लोग आज भी उस पर, जो पुराने लोग हैं आज भी उस रास्ते का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नयार नदी यहाँ पर मिलती है। नयार नदी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से कस्बों को अपने साथ लेते हुए आगे चलती है। फिलहाल आज हम गंगा तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लगभग बिल्कुल सही है। अगर आपने पहले गंगा जी के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है और कोई आपके दिल में कन्फ्यूजन है तो आप उसको मेरे साथ शेयर कीजिए, और नहीं तो ये 100% सही होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ तो तब भी मुझे बताइए, और गलत हूँ तो तब भी मुझे बताइए। और उसके बाद ऋषिकेश में पहुँच जाती है गंगा जी। ऋषिकेश में देहरादून से एक और चंद्रभागा नदी आती है, जिसका मिलन ऋषिकेश में होता है गंगा जी के साथ। और एक थोड़ी और जाके यहाँ पर एक सौंग नदी आती है रायवाला के पास, वो भी गंगा जी में मिलती है। और उसके बाद गंगा जी पहुँच जाती है हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद पूर्णतया गंगा जी बहती हैं मैदानी इलाकों में। तो ये था गंगा जी का हरिद्वार तक का सफ़र। अब ये यहाँ पर नक्शे में आपको जितना भी समझ आया होगा, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ 3D में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया था, वैसे ही मैं अब आपको गूगल अर्थ की मदद से 3D में बताऊंगा कि किस तरीके से गंगा का निर्माण होता है उत्तराखंड के पहाड़ियों में, और किस तरीके से वह पहुंचती है हरिद्वार तक। तो चलते हैं गूगल अर्थ में, और आपको दिखाई दे रहा है अपना देश महान, और अपने देश महान में जय देवभूमि उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में पहुंच गए हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, जो हमको दिख रहा है। हमको उसी एरिया से शुरुआत करनी है, तो हम चलते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क में 3D डायग्राम में। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अलकनंदा के उद्गम स्थान पर। यह है सतोपंत ग्लेशियर, जहां से विष्णु गंगा का निर्माण होता है। ये विष्णु गंगा ही अलकनंदा है, लेकिन जब इसके साथ दूसरी गंगा यानी धौली गंगा का निर्माण होता है तो मिलन होता है, तो इनका मिलन होता है ठीक जोशीमठ से नीचे विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा राजा जी नेशनल पार्क की तरफ से धौल पर्वत से आती है, और विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा के साथ परस्पर संगम करके अलकनंदा का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी उसके बाद आगे बढ़ती जाती है, और जैसे कि आपको विष्णु प्रयाग अभी दिखाई दिया है, विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी द्विंग से होते हुए चमोली की तरफ या नंद प्रयाग की तरफ आगे बढ़ जाती है। इससे पहले बीच में रास्ते में संजी से आती हुई बालखिल्ला नदी के साथ इसका संगम होता है।
उसके बाद अलकनंदा नदी पहुंचती है नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग आपको दिखाई दिया मैप में। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी जो कि त्रिशूल पर्वत से आती है, उसका मिलन होता है नंदप्रयाग में, इसीलिए इसका नाम नंदप्रयाग रखा गया है। और विष्णुप्रयाग के बाद दूसरा प्रयाग है नंदप्रयाग। अगर मैं वहाँ से आगे बढ़ूँ तो धीरे धीरे आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी और पहुँच जाती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में एक और नदी का संगम होता है जो कि आपको लेफ्ट से आती हुई दिखाई दे रही है। इस नदी का नाम है कर्णगंगा या पिंडर नदी। कर्णगंगा के नाम पे ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग रखा गया है। कर्णगंगा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है, और ये अलकनंदा और यहाँ पर कर्णप्रयाग में इनका संगम हुआ और फिर अलकनंदा निकल पड़ी आगे अपनी मंजिल की तरफ। गौचर से होते हुए नगरासु गौलतीर से होते हुए पहुँच जाती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जहाँ पर इसका मिलन होता है दूसरी सबसे बड़ी नदी मंदाकिनी के साथ। अब मैं रुद्रप्रयाग से अलकनंदा को आगे ले जाऊं, इससे पहले ये बताना जरूरी है कि अलकनंदा जब ऊपर से आती है तो उनके साथ जो दूसरी नदी मिलती है ये मंदाकिनी है। और मंदाकिनी नदी कहाँ से आती है ये दिखाना ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए हम वापस चलते हैं कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और कहाँ से मंदाकिनी नदी का निर्माण होता है। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास से सतोपंत ग्लेशियर के ही दाएं छोर से इसका उद्गम स्थान है। केदारनाथ से होते हुए गौरीकुंड के रास्ते कालीमठ में एक और नदी के साथ संगम करके आगे बढ़ती हैं। अगस्त्य मुनि से होते हुए पहुंचती है रुद्रप्रयाग में। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, रुद्रप्रयाग में संगम करती है अलकनंदा के साथ। क्योंकि अलकनंदा यहाँ पर बड़ी नदी है इसीलिए इसका नाम पुनः अलकनंदा ही रहता है और यह आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में और भी बहुत सारे छोटे छोटे घाट गदेरे और नदियाँ इसमें समाहित होते हैं। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे शहर भी हैं जो उत्तरांचल की शोभा बढ़ाते हैं। इनको पार करते हुए अलकनंदा नदी पहुंचती है श्रीनगर। श्रीनगर से कुछ पहले एक बांध का निर्माण किया गया है जिस बांध को अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर के बाद अलकनंदा कलकल करती हुई आगे बढ़ती जाती है। कीर्तिनगर मलेथा को क्रॉस करते हुए अलकनंदा दोनों घाटियों के बीच बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। देखिए अलकनंदा से बाईं तरफ का जो आप दृश्य देख रहे हैं ये पौड़ी गढ़वाल का है और जो दाईं तरफ का दृश्य आप देख रहे हैं ये है टिहरी गढ़वाल का। उसके बाद अलकनंदा पहुंच जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग पांचवा प्रयाग, सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा का मिलन होता है गंगा नदी यानी भागीरथी के साथ। भागीरथी नदी जिसको राजा भगीरथ कठोर तपस्या करके शिव जी के जटाओं से पृथ्वी पर लाए थे। अब हमको वापस जाना होगा गंगा नदी के उद्गम स्थान पर, इसलिए हम दोबारा फिर देवप्रयाग में आएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि गंगा नदी जो भगीरथी नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है और कौन कौन सी नदियों को लेके ये साथ में चलती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि गंगा नदी गौमुख से निकलती है जो कि गंगोत्री के ही पास है, ठीक है। और सबसे पहले इसमें जिस नदी का मिलन होता है वो है जानवी नदी। अगर सही शब्दों में कहें तो जानवी नदी ही भागीरथी नदी है, लेकिन जैसी गौमुख के साथ एक छोटी सी नदी और मिलती है तो ये जानवी नदी ही भागीरथी नदी का रूप ले लेती है और बढ़ती जाती है भटवारी गौरसाली से आगे उत्तरकाशी तक। उत्तरकाशी के पास छोटी छोटी और कई नदियों का इसमें निर्माण होता है और उसके बाद ये पहुंच जाती है भिलंगना नदी के संगम में। हालांकि अब वो संगम रहा नहीं, इसको पहले गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था जो कि पुरानी टिहरी थी। अब वो टिहरी डैम में पूरी तरह से समाहित हो चुकी है, इसलिए गणेश प्रयाग और भिलंगना नदी के साथ जो भागीरथी नदी का संगम था वो लगभग खत्म हो चुका है। गौमुख से और भिलंगना नदी के संगम तक कम से कम छोटी छोटी 20 नदियाँ भागीरथी नदी में मिलती हैं। फिर
टिहरी डैम के बाद पुराने रूप से ही जो बचा हुआ जल होता है वो भागीरथी नदी का दोबारा रूप लेता है और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है देवप्रयाग में। तो अब हम दोबारा पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में, जहां से हम अभी वापस गए थे और जहां पर संगम हुआ था अलकनंदा और भागीरथी जैसे पवित्र नदी का। यहाँ पर अलकनंदा को बहू का दर्जा दिया गया है और भागीरथी को सास का दर्जा दिया गया है। बहू और सास दोनों का मिलन होता है देवप्रयाग में और यहाँ से ये बनती है गंगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी प्रश्न पत्र में आ सकता है कि गंगा अपना स्वरूप कहाँ से लेती है या कहाँ से उसका नाम गंगा होता है। तो देवप्रयागी वो जगह है क्योंकि 5वां प्रयाग है और यहीं से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर हम उसके बाद आगे बढ़ें, गंगा जी आगे बढ़ती हैं और ब्यास घाट में जाके मिलती हैं नयार नदी से। नयार नदी जो कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के परस्पर संगम से बनती है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों की दोनों दुधातोली पर्वत से आती हैं और सतपुली के पास इनका संगम होता है। सतपुली के पास जो इनका संगम होता है वो पवित्र जगह मानी जाती है और वहीं से पुराने समय में कर्णप्रयाग केदारनाथ के पैदल मार्ग का रास्ता शुरू होता था। आज भी वो पैदल मार्ग सुरक्षित है। तो ये जो मैं आपको गोले के अंदर दिखाया ये है ब्यास घाट और यहीं पर संगम हुआ है नयार नदी का गंगा जी के साथ। इसको फूल चट्टी के नाम से भी लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ से आगे देखें तो गंगा जी किस तरीके से बहुत सारी आकृतियाँ बनाकर पहाड़ों के बीच आगे बढ़ती जाती हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य होता है। अगर आप रोड से, अब तो रोड ही है टिहरी या आगे श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग जाने के लिए, जब आप रोड से जाते हैं तो आपको इसी तरीके से गंगा जी दिखाई देती है। शिवपुरी आपको आगे दिखाई दिया, तो शिवपुरी एक वो जगह है जहाँ पर से राफ्टिंग शुरू होती है। वैसे राफ्टिंग ऊपर से भी शुरू होती है, लेकिन जो एडवेंचरस करने वाले लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके लिए सबसे उचित स्थान है शिवपुरी। ये एडवेंचर्स कैंप ऋषिकेश आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऋषिकेश काफ़ी नज़दीक हो जाता है। अभी आगे अगर हम देखें तो ये फूलचट्टी आश्रम है और फूलचट्टी आश्रम में एक और नदी जो कि नीलकंठ महादेव की तरफ से आती है, उसका संगम होता है गंगा नदी में। अब मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो संगम आप देख रहे हैं गंगा जी के साथ दूसरी नदी का, ये यहाँ पर हो रहा है और ये जो साथ में एक रोड जा रही है, एक रोड जाती है और ये रोड यहाँ से ऊपर जाती है, ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर। अगर आप नीलकंठ महादेव जाना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से थोड़ा श्रीनगर वाली रोड पे जाके एक पुल मिलेगा, उस पुल को पार करके आपको गंगा जी के उस तरफ हो जाना है और ये पटना गांव लिखा हुआ है, यहाँ से रोड आपको सीधे ले चलेगी नीलकंठ महादेव के मंदिर में। तो ये गंगा जी, मैं आगे बढ़ता हूँ और गरुड़ चट्टी वाटरफॉल से होते हुए गंगा जी पहुँचती हैं पावन धाम ऋषिकेश में। ऋषिकेश में एक गंगा जी में एक और नदी का संगम होता है, जिस नदी को हम चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। चंद्रभागा नदी के संगम के बाद गंगा जी ऋषिकेश को पार करते हुए आगे निकल जाती हैं। अब लगभग पहाड़ियों का एरिया ख़त्म हो चुका है और अब गंगा जी प्रवेश कर चुकी हैं मैदानी इलाके में। और रायवाला के पास एक और नदी का आप देख रहे हैं संगम हो रहा है। ये वो नदी है जो देहरादून के पास से गुजरती है और इस नदी का नाम है सोंग नदी। तो सोंग नदी रायवाला के पास गंगा जी में समाहित हो जाती है और फिर हम पहुंचते हैं पावन नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में ये देखो, ये हरिद्वार का व्यू आपको 3D से दिख रहा है, यही हरिद्वार है और ये हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़ा केंद्र। यहाँ से फिर गंगा नदी पूर्णतः मैदानी इलाके में गुजरती है और एक नहर इसमें से निकली हुई है जो कि रुड़की की तरफ से होते हुए बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के और इलाकों को कवर करते हुए आगे यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये था गंगा जी 3D गूगल अर्थ में। और वापस चलते हैं हम वीडियो में। ओके दोस्तों, आपने अभी 3D में देखा कि किस तरीके से गंगा जी हरिद्वार तक पहुंचती हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक।
थोड़ा लंबा ज़रूर था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपका हर संदेह दूर किया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या मैंने कुछ गलती करी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मुझे मेल करें। मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप मुझे फ़ोन करके व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।